नमस्कार दोस्तों, मैं BS चहार आज आप लोगों के साथ एक ऐसे पॉइंट पे डिस्कस करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि आज के दिन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और उसके ऊपर खुल के डिस्कस होना चाहिए। उसके वे आउट हर एम्प्लॉयज़ तक पहुंचने चाहिए। मैं बात करना चाहता हूं आजकल जो बैंकर साथी सुसाइड कर रहे हैं उसको लेके, उसके रीजंस क्या है और सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा कि उसकी रेमेडी क्या है, क्या किया जा सकता है इन चीज़ों को रोकने के लिए। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मुझे रिसेंट में 3 दिन पहले एक पब्लिक सेक्टर बैंक के चीफ मैनेजर ने बेंगलोर में जो सुसाइड किया है उसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है कि इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी डिस्कस किया जाए। ऐसे ही मेरे सामने कुरुक्षेत्र में एक और पब्लिक सेक्टर बैंक के चीफ मैनेजर ने रिव्यू मीटिंग से आते हुए ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लिया। अगले दिन उसका कारण पता चलता है कि रिव्यू मीटिंग में उसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही एक और बैंक के फीमेल एम्प्लॉय को, जिस फीमेल एम्प्लॉय ने बैंक में होने वाली करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, उसको पहले बार बार ट्रांसफ़र करके हराश किया गया। उसके बाद उसको इतना हराश किया गया कि उस फीमेल ऑफिसर ने अपनी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली को छोड़कर सुसाइड किया। ऐसे ही एक और मोस्ट रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर बैंक का क्लर्क अपने जो बैंक के जो स्टाफ हैं उनके द्वारा अंडू प्रेशर में काम करने के लिए इतना हराश किया गया उसको कि उसने भी सुसाइड किया और सुसाइड नोट में उन लोगों के नाम लिखे जिन लोगों ने उसको हराश किया था। तो साथियों, ये आजकल इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ये कि जो बैंक की जो जॉब कभी हाईली रेप्यूटेड, हाईली पेड जॉब हुआ करती थी, वो आज हाईली स्ट्रेस्ड और हाईली डिसलाइक्ड जॉब होती जा रही है। उसका कारण यही है साथियों कि आजकल ब्रांचेस में स्टाफ बहुत कम हो गया है, काम कई गुना बढ़ चुका है और हमें रियल टाइम में काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमसे गलतियां भी होती हैं। और जब ये गलतियां होती हैं तो हमें सपोर्ट करने वाला कोई मिलता ही नहीं है। ना उससे पहले बताने वाला मिलता है, ना उसके बाद में बताने वाला मिलता है। और कई बार हम अपने से ऊपर के अधिकारियों के बोलने से ऐसे काम कर देते हैं जो बैंक की पॉलिसी के हिसाब से हमें करना एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर बाद में जब उसका रिजल्ट, उसकी इंक्वायरी, उसका एक्शन हमारे अगेंस्ट होता है, तब हम इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि ये सुसाइड तक बात पहुंच जाती है और कई साथी सुसाइड कर लेते हैं। आज मैं इसी के रेमेडी के बारे में बात करना चाहता हूं। साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी इसको कंप्लीटली डिटेल्ड में डिस्कस नहीं कर सकता। हर कोई अपने व्यू पॉइंट्स, अपने थॉट्स ही शेयर कर सकता है। लेकिन मैंने जो लगभग 9 साल की बैंकिंग सर्विस में जो मैंने सीखा है, जो मेरे पर्सनल लाइफ के अनुभव रहे हैं, उनके बेस पे मैं जो इस विषय पे अपने विचार रख सकता हूं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये किसी न किसी साथी के जरूर काम आएंगे, उसको ऐसी स्टेज पे ऐसे डिसीजन लेने से जरूर रोकेंगे। साथियों, मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूं एक ऐसे पॉइंट को जिससे मुझे सुसाइड करने वालों को लेकर जो वर्ड यूज किया जाता है उससे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। साथियों, मैंने देखा है कि जो सुसाइड करता है उसको कई लोग कायर बोलते हैं, कई लोग वीक पर्सनैलिटी बोलते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये परिस्थिति का सामना नहीं कर पाए इसलिए इसने ऐसा कदम उठाया। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं साथियों, हमारे देश की एक सभ्यता रही है कि हमने इंसान के जाने के बाद कभी उसके लिए ओछे और छोटे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और जबकि यहाँ तो सच्चाई ये है सुसाइड के केस में कि वो लोग कायर नहीं होते, वो लोग वीक पर्सनैलिटीज नहीं होते। उसका कारण कुछ और है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ऐसे लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि दूसरों को कायर बोलने से पहले कभी 1 सेकंड दिल की गहराई से सोच के देखना कि आपको सुसाइड करना है और आप कौन सा तरीका अडॉप्ट करना चाहते हैं। आपकी आत्मा हिल जाएगी। कोई भी कदम आप उठाने से पहले 1000 बार सोचोगे, रुकोगे और नहीं कर पाओगे। तो दूसरों को कायर मत बोलिए, वो कायर नहीं है। उस सुसाइड के और बहुत से रीजन है जो अभी मैं कुछ एक डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं, उसका रीजन होता है रॉन्ग थिंकिंग प्रोसेस। यानी एक ऐसी प्रोसेस जब एक इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है, वो सारी चीजें जो एक्चुअल में हो रही हैं, जो स्ट्रेस का कारण है, उसको एक्चुअल में जो कारण है उसको एनालाइज करना,
वो कितना है उसका सही अंदाज़ा लगाना, उसकी क्या रेमेडीज़ हैं उसके ऊपर सोचना, ऐसी चीज़ें जब कोई डिसाइड नहीं कर पाता है, ऐसी थॉट प्रोसेस जब कोई अडॉप्ट नहीं कर पाता है, तो वो सुसाइड की सिचुएशन तक पहुंचता है। यानी कि हम राइट थिंकिंग प्रोसेस अगर अडॉप्ट करते हैं तो हम सुसाइड को अवॉइड कर सकते हैं। राइट थिंकिंग प्रोसेस क्या है साथियों? दो वर्ड होते हैं, चिंता और चिंतन। चिंता हमेशा नेगेटिविटी से शुरू होती है, पूरी प्रोसेस में नेगेटिविटी रहती है और रिजल्ट भी इसका नेगेटिव ही आता है, जैसे सुसाइड का, या कोई पागल हो जाता है, कोई मेंटली कोई बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, कोई मेंटल ब्रेकडाउन तक पहुंच जाता है। ये सारे चिंता की प्रोसेस का परिणाम होते हैं। एक होता है चिंतन। चिंतन वो होता है जिसमें हम अपने आप को प्रॉब्लम से दूर करके सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्या कारण था, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, इसके अगेंस्ट कहाँ मैं जाके आवाज उठा सकता हूं, अगर मेरे अगेंस्ट इनजस्टिस हो रहा है तो कहाँ आवाज उठाई जा सकती है। और इसी तरीके से जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं सोचने के, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उसको लेके जो प्रोसेस होती है वो चिंतन होती है साथियों। इससे हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलते हैं और आदमी कभी सुसाइड के लेवल तक तो जाता ही नहीं। इसका एक फायदा ये भी होता है कि जब हम चिंतन करते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो साथियों हमें एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस मिलता है जो आगे हमें काम आता है। हम पास्ट में झांक के देखते हैं तो हमें याद आता है कि यार उस टाइम भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, मैंने इसको सॉल्व कर लिया था ना, ऐसी ऐसी प्रोसेस से, इन लोगों की सहायता से, तो आगे भी कर लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन बार बार अगर आती है तो आदमी टूटता नहीं है, वो बार बार उनको सॉल्व करता है और स्ट्रांग होता जाता है। इसीलिए राइट थिंकिंग प्रोसेस आदमी की अगर डेवलप की जाए तो किसी को भी सुसाइड से बचाया जा सकता है। साथियों, इंसान का दिमाग इतना पावरफुल है कि इसके बारे में कहा जाता है कि वट एवर माइंड ऑफ ए मैन कैन कंसीव इट कैन अचीव। अगर हम किसी प्रॉब्लम की सिचुएशन में ये बोलते हैं कि नहीं अब कोई समाधान नहीं है, तो साथियों दिमाग समाधान खोजना बंद कर देता है। वो एक ऐसी पिक्चर, डरावनी पिक्चर हमारे सामने रख देता है कि फिर हम जो मैंने अभी बताए पीछे वैसे ही कोई ना कोई नेगेटिव वो एंड पर पहुंच जाते हैं, जिनमें से सुसाइड भी एक हो सकता है। लेकिन जैसे ही किसी प्रॉब्लम में, चाहे कितनी भी भयंकर प्रॉब्लम क्यों ना हो, जैसे ही हम खुद को बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन और मैं ढूंढ के रहूंगा, इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है, तो साथियों दिमाग इतनी फास्टली सॉल्यूशन हमें देता है, एक नहीं 10-10 देता है। जिस सिचुएशन में नेगेटिवली सोचने से हमें एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, ऐसे पॉजिटिव वर्डिंग्स यूज करने से हमें 10-10, 15-15 सॉल्यूशन मिलते हैं और बेस्ट को हम चूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने माइंड की पावर है, ये हमें पहचाननी पड़ेगी। बहुत कम लोग पहचान पाते हैं इस चीज को। इसके साथ साथ थिंकिंग प्रोसेस को रिप्रोग्राम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एक और काम किया जा सकता है साथियों। हम जो मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज हैं, जो स्ट्रगलिंग पीपल हैं हमारे आजू बाजू में, या जो फेमस पर्सनैलिटीज हुई हैं जिन्होंने बहुत एक पीक जो स्ट्रगल की थी, या एट्रोसिटीज की, या अत्याचार की जो पीक तक सहन करके उसके बावजूद भी वो जीत कर सामने आए, वो डटे रहे, टिके रहे, ऐसे लोगों की हम ऑडियो सुन के, ऐसे बायोग्राफी पढ़ के, और आजकल तो फोन में वीडियोस भी अवेलेबल है, कोई मूवी देख सकते हैं, तो ऐसा करके भी साथियों हम अपनी थॉट प्रोसेस को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और सुसाइड की सिचुएशन से बच सकते हैं। इसी के साथ साथ हम फनी वीडियो सुनने की भी आदत डाल सकते हैं। ये भी नेगेटिव थॉट्स को तुरंत में खत्म करती है। कोई कॉमेडियन, चाहे आप हिंदी के सुने, इंग्लिश के कोई सीरियल देखें, कोई मूवीज देखें, और एक मूवी मेरी फेवरेट मूवी है आनंद मूवी, जिसमें एक आदमी को पता होता है कि उसको कितने दिन जिंदा रहना, उसके बाद जिस तरीके से वो जीता है साथियों, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिसाल है। वो मूवी भी देखी जा सकती है। ऐसी बहुत सी मूवीज हैं। तो ऐसा कुछ भी, कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ी जा सकती है जो हमें बताती हैं कि ये जीवन में उतार चढ़ाव आता रहेगा, हमें इसमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे अपने आप को इससे अलग रखते हुए हमने इसको टैकल करना है। तो आध्यात्मिक चीजें भी हम पढ़ सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, या उससे पहले भी आदत डाली जा सकती है, ताकि अगर खराब सिचुएशन आए तो तुरंत में हमारा दिमाग जाए कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। इसके साथ साथ साथियों स्ट्रेस हार्मोन को कम करने के लिए एक और काम किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइजेज करते हैं, चाहे वो योगा है, प्राणायाम है, रनिंग है, वॉकिंग है, स्विमिंग है, जिमिंग है, साइकिलिंग है, कुछ भी एक फिजिकल एक्सरसाइज हम अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं साथियों, क्योंकि उससे हमारे
पूरी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक खुशी की फीलिंग उससे हमारे शरीर में एक डेवलप होती है। और जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो सिर्फ रिड्यूस होते हैं बल्कि वो ख़त्म भी होते हैं। और इसीलिए हमें स्ट्रगल की कंडीशन में फिजिकली मेंटली लड़ने की ताकत मिलती रहती है। इसीलिए हम किसी भी टाइप की फिजिकल एक्सरसाइजेज को अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाएं। उससे भी ऐसे थॉट्स को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ एक काम और किया जा सकता है साथियों। एक बार जब कभी ऐसी डिप्रेशन की फीलिंग आए कि मुझे सुसाइड करना चाहिए, एक बार बैठ के उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने हमें पैदा किया है, हमारे ऊपर अपना जीवन सारा लगाया है और अपना इतना त्याग किया है कि अपने सारे सुख सिर्फ हमारे एक सुखी जीवन के लिए उन्होंने अपने सारे जीवन के सुख त्यागे हैं। उन लोगों का हमारे जाने के बाद क्या होगा? हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे पति पत्नी, बच्चे, इनमें से दोस्त, कोई भी हो सकता है इनमें से, उन सब के बारे में सोचिए जो आपके अपने हैं। और तब एक बार ये सोचिए कि जैसे ही हम गए इनको क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्या इनके दिल पे बीतेगी, ये किस हद तक टूट जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे मैं सुसाइड कर रहा हूँ ये भी कहीं टूट के सुसाइड ना कर लें, और सुसाइड नहीं किया तो इनका जीवन जो बचेगा उसकी क्वालिटी क्या होगी। कभी बैठ के सोचना साथियों, ये सुसाइड का जो विचार है तुरंत में दिमाग से खत्म हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और इसी के साथ साथ साथियों, हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिनके साथ हम कोई भी बात है अपने जीवन की, कितनी भी स्ट्रेसफुल है, कितनी भी सीक्रेट है, वो हम उनसे ओपनली डिस्कस करें। यकीन मानिए वो हमें बेस्ट ही सॉल्यूशन देंगे अगर वो हमारे शुभ चिंतक हैं तो। और उन्हीं के साथ डिस्कस करनी है जो हमारे शुभ चिंतक है, जो हमारा भला चाहते हैं, हमारे अपने हैं, हमारे दुख को समझेंगे और सही सलाह देंगे, ना कि उसको दूसरों के सामने फैलाएंगे। तो ऐसे लोग जरूर अपने जीवन में 4-5 रिश्ते, कुछ रिश्ते रखिए जिनके साथ जब मर्जी दिल करे वैसी बात शेयर करें आप। साथियों, होता क्या है कि हम प्रॉब्लम से डिप्रेस्ड हैं, सामने वाला नहीं है। जब वो हमारी प्रॉब्लम सुनता है तो वो हमें बेस्ट अल्टरनेट, बेस्ट सॉल्यूशन देता है, या फिर वो हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताता है जिससे हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है यार, हमने वैसे ही इसको बड़ा किया हुआ है। तो इस चीज को भी ध्यान रखें कि ऐसे इंटीमेट रिश्ते बनाएं कुछ जिनके साथ हम खुल के अपने दिल को उनके सामने रख सके। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि जहां हम काम कर रहे हैं वहां हमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल भी एक्वायर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह आए, बैठे, काम किया, घर चले गए, कुछ सीख नहीं रहे हम एक्स्ट्रा। साथियों, अपने अंदर एक नहीं 5-7 एक्स्ट्रा स्किल डेवलप कीजिए। इतना कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने अंदर कि मेरे हाथ से अगर ये जॉब जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल जाती आज जाए, मेरे पास इसका अल्टरनेट एक नहीं 4 अल्टरनेट अवेलेबल है, जो या तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जॉब ले सकता हूं या कोई नया काम शुरू कर सकता हूं। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो जनरली जब हमारे हाथ से जॉब जाने की जो चिंता में, जो स्ट्रेस में हम ये सुसाइड का कदम उठाते हैं, तो वो विचार तो कभी हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं साथियों, क्योंकि हमारे पास और रास्ता खुला हुआ है। और जब ऐसे रास्ते खुले होते हैं तो कभी सुसाइड का विचार मन में नहीं आता। इसीलिए जहां आप काम कर रहे हैं वहां अपनी स्किल में ऐड ऑन करते रहिए, कुछ ऐसा सीखते रहिए बिजनेस के बारे में, आसपास क्या बिजनेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, या आप क्या कर सकते हो, तो ये चीजें सीखते रहनी पड़ेंगी। इसके अलावा मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि साथियों, जब अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है, हमारी एक इमेज डेवलप होती है, और उस इमेज के हिसाब से ही हमें लोग ट्रीट करते हैं। इसीलिए कभी अपनी कमजोर और दब्बू इंसान की इमेज मत बनने देना साथियों। छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेज मत कीजिए, जैसे फेवरेबल पोस्टिंग होगी, या अच्छे मार्क्स हो गए पीआर में, या फेवरेबल रिपोर्ट होगी, या कोई छोटे मोटे लेटर ना मिले। इन चीज को अवॉइड करने के लिए अपने आत्मसम्मान को दांव पे मत लगाइए। समझौते लाइफ का पार्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन रेस्पेक्टेबल होने चाहिए साथियों। और आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए कि अगर इस आदमी को आपने छेड़ा तो ये फिर जितने एवेन्यूज हो सकते हैं जस्टिस लेने के, उतने एवेन्यूज अवेल करेगा, ये फिर छोड़ेगा ये भी नहीं अगर आपने इसको गलत हराश किया, गलत परेशान किया। अपनी इमेज ऐसी होनी ही चाहिए साथियों। जितनी दब्बू, जितनी हरास कराने के आप अपनी इमेज बनाएंगे, वो आदमी जिसका आपके पास कोई राइट अथॉरिटी नहीं है हरास करने की, वो भी हरास करके जाएगा। ये मैं लिख के देता हूं। गलत का अपोज करना सीखिए,
नॉलेज गेन कीजिए, ये पता कीजिए कि आपको कोई दबा रहा है, चाहे आपका जूनियर है तो कहाँ रिपोर्ट करनी है, सीनियर है तो कहाँ करनी है। और साथियों, हम तो कंप्लेंट हरासमेंट के अगेंस्ट बैंक में ना केवल जीएम, ईडी, सीएमडी तक बल्कि और भी एवेन्यूज हैं, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है, कोर्ट वगैरह में जाना हो गया, ये हम अवेयर कर सकते हैं ना। किसने रोका है हमें? जिंदगी खोने से तो अच्छा है ना, जुझारू बनिए, आत्मसम्मानी बनिए। कोई किसी की मजाल नहीं कि कोई आपको हरास कर देगा और आपको सुसाइड तक लेके चला जाए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है साथियों। इसके साथ साथ साथियों, मैं जो मेरी ओर से जो आखिरी पॉइंट है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि हमारे देश में सुसाइड के आंकड़े हर साल 2 से 2.5 लाख लोग सुसाइड करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे देश में कोई नेशनल हेल्पलाइन गवर्नमेंट की ऐसी नहीं है जो सुसाइड करने वालों की मेंटल गाइडेंस कर सके, उनको रिडायरेक्शन दे सके, उनको मोटिवेट कर सके, उनको डिप्रेस की सिचुएशन से बाहर निकाल सके। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है साथियों जिसका नाम आसरा है। वो ऑर्गेनाइजेशन इस काम को डेडिकेटेडली करता है। ये नॉन रिलीजियस, नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके नंबर्स और हेल्पलाइन मैं मेरे वीडियो के मैसेज बॉक्स में जरूर डालूंगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत से ऐसे ट्रेंड स्टाफ हैं जिनको 6-6 महीने की लोगों की इमोशनली डील करने की, उसकी साइकोलॉजी समझने की ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है। उसके बाद उनको चेक किया जाता है, उसके बाद रखा जाता है और वो डिप्रेस्ड लोगों को मेंटली सपोर्ट देके, उनको गाइड करके, उनके साथी बन के उनको दोबारा से जिंदगी को राइट ट्रैक पर लाने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। ये एक बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। ये इंडिया में 1998 से हो रहा है, लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट खुद तो कोई हेल्पलाइन बना नहीं सकती, लेकिन ऐसी चीज़ों को एडवर्टाइज भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है मेरे देश में 1998 से ये आसरा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। नवी मुंबई में इसका ऑफिस है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका पता होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, शेयर कीजिए। कभी भी अगर आपको लगे कि आप डिप्रेस्ड हैं, आपका कोई साथी डिप्रेस्ड है, आपको किसी तरीके की हेल्प की आवश्यकता है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें जाने का मतलब उनके फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी ईमेल आईडी उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। तो ये था साथियों, सुसाइड जो होता है उसके जो मोटे मोटे मैंने रीजंस बताए थे, लेकिन ज़्यादा डिस्कशन मैंने उसकी रेमेडी पे ही डिस्कस किया है। मेरी तरफ से ये था। इसमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, ये मैं मानता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को भी इन्वाइट करता हूँ कि मैसेज बॉक्स में आइए और अपनी तरफ से जो बेस्ट इसमें ऐड ऑन हो सकता है वो ऐड कीजिए, वो सजेस्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सो दैट कि अगर कोई हमारा साथी इस टाइम पे कुछ ऐसा सोच रहा है, ऐसी सिचुएशन में है कि वो ऐसा कदम उठा सकता है, तो उस तक अगर ये वीडियो पहुँचता है या ऐसे ही कोई और वीडियो आपके पास है जो पहुँचा सकते हो तो ज़रूर पहुँचाइए साथियों। इससे बड़ा कोई परोपकार का काम हो नहीं सकता। और मेरे YouTube चैनल बैंकर्स एम्पावरमेंट पे हमारे बैंक एम्प्लॉयज़ की लीव से लेकर और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक से लेकर मैंने वीडियो डाले हैं। आप वहां जाके वो देख सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जय हिंद साथियों।